डिस्ट्रैक्शन बहुत था क्योंकि शुरुआती फेज़ था, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे लाइफ में कोई आया, उसके हम करीब गए, उसमें मेरा प्री भी नहीं निकला। मुझे आज भी वो दिन याद है कि रिज़ल्ट आया और मैं रिज़ल्ट देख रहा। हमारी मैडम की घरवाले भी प्रेशर डाल रहे थे शादी करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले शादी करो, फिर उसके बाद आप तैयारी करो। यूपीएससी में ये ज़रूरी नहीं है कि क्या पढ़ना है, यूपीएससी में ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। कम पढ़ें, सटीक पढ़ें तो मुझे लगता है कि आप पेपर निकाल पाएंगे। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो मुझे ज़्यादा खुशी है, बहुत ही अच्छा मोमेंट था। लोग शादी से ज़्यादा बधाई सिलेक्शन की दे रहे थे। जब मेरा रिज़ल्ट आया तो सबसे ज़्यादा दुखी मेरी बीवी थी। नमस्कार जोश टॉक्स की ऑडियंस को। मेरा नाम आकाश अग्रवाल है। मैं मध्य प्रदेश के दतिया जिले की सेवड़ा तहसील का निवासी हूँ। एक छोटे से टाउन से आता हूँ। मैं वर्तमान में सिविल सेवा परीक्षा 2022 से 2023 में मैं उत्तीर्ण होकर वर्तमान में सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी जिसको बोलते हैं दिल्ली के पद पर पदस्थ हूँ। और मैं इसी रिगार्डिंग यूपीएससी की जर्नी के रिगार्डिंग आप सबसे बात करना चाहूँगा कि मैं एक छोटे से टाउन से आया हूँ। और मेरी स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो मेरी 12th तक वहीं सेवड़ा के सरकारी स्कूल से मेरी पढ़ाई हुई। उसके उपरांत मैंने अपना बैचलर्स कॉमर्स में किया है ग्वालियर से। और उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से इग्नू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से किया है। अगर मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो इससे पहले मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 से सहायक संचालक जिसको हम जिला बाल संरक्षण अधिकारी पद भी कहते हैं, महिला बाल विकास विभाग में उसमें पदस्थ था। और इसके उपरांत मुझे लगा कि मैं यूपीएससी भी कर सकता हूं तो मैंने उसमें भी ट्राई किया और फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो मुझे ज़्यादा खुशी है कि मैं इसमें कुछ कर पाया। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं कि कैसे लगा, जैसे कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि आपको कैसे लगा कि आपको यूपीएससी करनी है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो चूँकि मेरे भाई ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में थे और उनके जो सीनियर्स थे वो सभी सिविल सर्वेंट यूपीएससी से ही आए हैं। तो वो अक्सर बात करते थे कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जिससे बहुत मतलब ऑफिस में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो गया, एक अच्छा कॉज हुआ। न्यूज़पेपर में तो आप पढ़ते ही हैं और मुझे चूँकि कहानियों का भी शौक़ है, मेरी हॉबी भी कहानियाँ पढ़ना है। तो उसमें भी मैं अक्सर पढ़ता था कि एक अधिकारी ने ऐसा किया, रोक दिया। जैसे आप लोगों ने प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, नमक का दरोगा। तो उसमें भी आप देखेंगे कि उस सिविल सर्वेंट ने एक बार सोचा कि मैं ऑनेस्टी में रहूँगा, तो उसने उसको कर दिखाया और उससे एक अच्छी मिसाल समाज को मिली। तो मुझे भी लगा कि मुझे इस दिशा में जाना चाहिए। तो फिर मैं भी पीएससी और यूपीएससी मैंने दोनों की प्रिपरेशन साथ करना चालू की। पर थोड़े समय के बाद मुझे लगा कि दोनों साथ में तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने पहले पीएससी की और मतलब गॉट लकी कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया 2017 में और मैं उस सर्विस में जुट भी गया। पहले मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, मतलब अब तो सफिशिएंट है। फिर उसके बाद मेरे लाइफ में कोई आया, उसके हम करीब गए, बहुत लंबे समय तक दोस्त रहे। फिर दोस्त के बाद उस दिशा में आगे बढ़े। फिर लगा कि हाँ, इन्हीं के साथ जीवन जीना है। बट होता है ना कि वो भी चूँकि गवर्नमेंट मतलब ऑफिसर ही थी, मेरे साथ में ही थी। तो मुझे लगा कि घरवाले नहीं मानेंगे, उनके भी मुझे भी अपने घरवालों से मतलब बात करनी पड़ी। चूँकि इंटरकास्ट मैरिज भी थी तो इसमें भी दिक्कत थी और कहीं न कहीं मन भी था। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ और अच्छा अचीव करता हूँ तो शायद मुझे मनाना और इस पूरे समाज को बताने में मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं साथ में फिर इस दिशा में मुड़ गया और मैंने 2020 का प्री दिया, प्री निकल गया। मेरा फर्स्ट प्री था वो। फिर मैंने मेंस दिया। बस डिस्ट्रैक्शन बहुत था क्योंकि शुरुआती फेज़ था, समझ में नहीं आ रहा था और मैं 1 महीने के लिए दिल्ली भी गया था, उसमें मैंने तैयारी की। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत था तो फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सोचा कोई नहीं, पहला मेंस है तो कोई बात नहीं, अगले में हो जाएगा। और इसके बाद मैंने अगला पीएससी दिया, यूपीएससी दिया सॉरी, और उसमें मेरा प्री भी नहीं निकला। मुझे आज भी वो दिन याद है कि रिज़ल्ट आया और मैं रिज़ल्ट देख रहा। मैं इतना शॉक हो गया, मुझे लगा कि क्या करूँ मैं? मतलब 2-3 दिन तक तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मुझे लगा कि अब मैं मतलब कुछ नहीं कर सकता मैं, बहुत ज़्यादा। तो नो डाउट जो मैं जो दोस्त थे, जो मेरी लाइफ पार्टनर है उसने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन एक खालीपन-सा आने लगा जीवन में कि अब कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ जब आप ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं तो आप पे बर्डन ज़्यादा होता है। तब शुरुआती फेज़ जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो कर लेगा और वो आपको सपोर्ट करते हैं।
पर वो हनीमून पीरियड सिर्फ एक साल का होता है मैक्सिमम। 1 साल तक लोग देखते रहते हैं और फिर उसके बाद लिटरली कहानियाँ बनने लगती हैं कि इतना नहीं है कैलिबर, ठीक ही है, एवरेज हो, और उसको थोड़ा-सा जो रसदार भाषा बोलते हैं उसमें आदमी कहता है कि ठीक है, कोई नहीं बेटा, जॉब में तो तुम वर्तमान में हो ही, कर लोगे। साथ में जब आप मतलब जॉब के साथ तैयारी करते हैं, तो आपके कलीग्स हैं, सबको पता चलता रहता है और कई आपके सीनियर्स भी होते हैं। कई लोग चाहते हैं आप निकलें, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि मुझसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वो भी आपको कहीं न कहीं डिमोरलाइज़ ही करते हैं, एक अलग वे में। कई सारे दोस्त होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका भी नहीं हो रहा, तो वो आपका भी नहीं होता, तो वो अलग से खुशी होती है। तो बहुत मतलब लो फेज़ रहता है जिसको हम बोल सकते हैं। लिटरली बहुत बुरा लगता है, बट थैंक्स कि मेरे भाइयों ने, मेरे जो भी आस-पास थे, उनने मुझे सपोर्ट किया और उस फेज़ से निकलने में, चूँकि जॉब में एक फ़ायदा भी होता है कि आप चाहते हैं कि जब आपका लो फेज़ होता है, तब आप चाहते हैं कि आप किसी न किसी चीज़ में इंडल्ज हो जाएँ। तो जॉब में था, ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक जॉब रहती है और उस समय कोविड का भी दौर था, तो समस्याएँ भी थी, बाल विवाह था ये सब, और जो मुझसे कनेक्टेड था। तो मैंने अपना 100% अपनी जॉब में ही दे दिया, मुझे लगा मैं इसको कर दूँगा। लेकिन होता है ना वो टीस, कि आपने कोई तैयारी की और वो नहीं हो रहा, तो कभी न कभी वो बात उखड़ती है। कोई भी बात कर रहा है और कहेगा अरे वो तो यूपीएससी तैयारी इसने भी की है, और फिर एकदम से सडन आपका दिमाग चाहे कितने भी अच्छे मूवमेंट में हो, वो एकदम से बिगड़ जाता है। चूँकि मेरे पास अंतिम अटेम्प्ट बचा था, लेकिन लो भी फ़ील हो रहा था कि कहीं प्री ना निकला तो क्या करूँगा? और दूसरी तरफ जो हमारी मैडम है, हम उनको मैडम कहते हैं बेसिकली, हमारी मैडम की घरवाले भी प्रेशर डाल रहे थे शादी करना है। मेरे घरवाले भी कह रहे थे कि तुम्हारी जॉब को भी 5-6 साल हो गए, अब शादी करो। और चूँकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पहले शादी करो, फिर उसके बाद आप तैयारी करो। मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं फिर आप बँध जाते हो। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए। थैंक्स टू माय मैडम, वो बहुत अच्छी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मतलब बात करूँगी, तुम्हारा जो पैशन है, जो तुम्हें करना है, तुम उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि प्यार मतलब आपको तैयारी से दूर ले जाता है या आपको दिक्कत देता है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। वो बल्कि सपोर्ट करता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा नहीं है कि वन डे जॉब नहीं है, कि एक दिन में आपने तैयारी की, आपका निकल गया, एक अटेम्प्ट में हो गया। वो एक लंबी जर्नी है जिसमें 5 से 6 साल कम से कम आपके बर्बाद होते हैं या आबाद होते हैं, जैसा भी केस हो। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आपका साथी होता है जो आपको हर समय साथ देता रहे, पकड़े रहे कि नहीं, नहीं आप कर सकते हो। कुछ दोस्त होते हैं जो बिल्कुल कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए, तो उस टाइप का सिचुएशन था। तो उन्होंने कहा कि इस बार आप बिल्कुल बेझिझक पूरा समय आप इसको दो और कोई टेंशन नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूँगी। और इससे नो डाउट अच्छा लगा, और इसीलिए, और चूँकि मेरे दोस्त भी हैं जो अभी भी मतलब रोज़गार की तलाश में हैं, तो उनसे भी सपोर्ट मिला कि जब मैं तैयारी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। जॉब हुई तो क्या हुआ? तैयारी तो कर ही सकते हो। भाई जॉब में आप 5 से 6 घंटे तो निकाल ही सकते हो, नींद ही तो थोड़ी कम करनी है, कर लेंगे। इसके बाद मैंने अपनी तैयारी, चूँकि मेरा अंतिम अटेम्प्ट था, तो मैंने उसको बहुत ही फेज़्ड मैनर में किया। पहले जो होता है ना मेस्मराइज़्ड मैनर में चल रहा था, जिसमें मैं सब कुछ पढ़ रहा था। मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल कंक्रीट ही पढ़ना है। तो मैंने अपना मटेरियल तैयार किया, उसका एक फ़िक्स्ड गाइडलाइन बनाई कि इतना मुझे इसका पढ़ना है, इतना इसका पढ़ना है, और कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। हो सकता है आप हर टॉपिक को टच करके जाएँ, लेकिन टच तो करना है। तो मैंने प्री में यही, चूँकि मेरा 21 का प्री नहीं निकला था, तो मैंने सोचा कि इस प्री को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तो मैंने प्रैक्टिस भी ज़्यादा की और दूसरी तरफ हर टॉपिक कवर किया, और जो रीज़निंग वाला, जैसे एक रीज़निंग एटीट्यूड यूपीएससी में बहुत चलता है कि आपको नहीं भी पता है, फिर भी आपको ये तो पता है कि ये नहीं होगा आंसर। तो मैंने उस अप्रोच को बढ़ावा दिया और अधिकतम क्वेश्चन, जैसे मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जैसे कई लोग कहते हैं कि कम से भी हो जाता है, पर मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो इससे मुझे बेनिफिट मिला। और मैं तो ये भी कहूँगा कि प्री में नंबर इतने होने चाहिए कि आपका जो प्री का रिज़ल्ट और प्री देने के बाद का जो समय है, उसमें भी आप मेंस पढ़ सकें। क्योंकि मेंस की तैयारी पहले होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी प्री निकलने के बाद होती है। तो इसके बाद मैंने प्री दिया, और उसके बाद ही मैं सर्टेन हो गया कि मुझे मतलब मेरा प्री निकल जाएगा। तो इसके बाद मैं अगले दिन से 1 या 2 दिन मैंने गैप लिया होगा, उसके बाद से मैं इसमें लग गया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पार्टी टाइम में टाइम वेस्ट करना है। तो मुझे लगा अगर ये 3 महीने ही देने हैं तो प्रॉपर इसी को दे देते हैं। जैसे मैंने पिछली बार गलती की थी बीच में कि मेरा प्री निकला, तो मैं मेंस को हल्के में ले गया, और बीच-बीच में कुछ भी छोटे-मोटे प्रोग्राम, जैसे किसी का शादी हो रही, कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं उसमें शामिल हो रहा हूँ। जबकि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही एक-एक दिन आपको पीछे ले जाते हैं, क्योंकि पूरा खेल 1 से 2 नंबर का होता है। तो फिर इस बार मैंने कोई रिस्क नहीं ली, पूरा फ़ोकस किया, और जो भी रिसोर्सेज़ थे सब एक जगह कलेक्ट किए। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं जैसे पिछली बार मैंने मेंस के समय किया था कि लास्ट टाइम में भी अगर कोई मटेरियल मुझे मिल रहा है तो मैं उसको भी पढ़ रहा हूँ। जबकि मुझे नहीं लगता कि
मेंस में 3 घंटे का समय रहता है जिसमें आपको पेपर देना होता है, और जो लास्ट टाइम में आप पढ़ते हैं वो याद नहीं आता आपको पेपर में, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो जो पहले से पढ़ा है, जो रिवाइज़ किया है कम से कम 8 से 10 बार, वही आप लिख पाओगे। उसके अलावा आप लिखने की कोशिश भी करोगे तो उस समय, चूँकि बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, बहुत ही कम टाइम बचता है, तो इसीलिए उसी पे फ़ोकस करना होता है। तो मैंने उसी पे किया। तो मेंस मैंने दिया, और जब मैंने मेंस दे लिया तो फिर मैं सर्टेन हो गया कि अब तो कोई दिक्कत है नहीं, लास्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद फिर मैंने मेंस देकर जब मैं फ्री हुआ, उसके बाद ही मैंने फिर उनसे कहा कि अब आप भी अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, मैंने भी अपने पेरेंट्स से बात की, और फाइनली दे एग्री, क्योंकि एक लंबा समय लगता है लेकिन धीरे-धीरे वो आपको समझने लगते हैं। 1-2 बार अनऑफ़िशियल वे में भी आपस में मिले तो इसका बेनिफिट हुआ, और आप यकीन करेंगे कि जिस दिन मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया, उस दिन मैं घोड़ी पर था, और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा मोमेंट था। लोग साथ ही साथ बधाई सिलेक्शन की दे रहे थे। हालाँकि कई लोगों को लग रहा था ये फाइनल सिलेक्शन है, पर बाद में मैंने बताया कि अभी इंटरव्यू की एक लंबी लड़ाई बची है, पर वो बहुत अच्छा था। मैं बाद में सोच रहा था कि अगर उस दिन सिलेक्शन नहीं होता, तो मेरे फ़ोटो कैसे आते शादी के। पर थैंक्स कि उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन के बाद ही, चूँकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो हमें हनीमून पे जाना था, हम वो भी नहीं गए। हमने कहा कि पहले इंटरव्यू देंगे पूरा, इंटरव्यू के बाद ही कहीं जाएँगे। तो सपोर्ट भी किया सबने। तो फिर इंटरव्यू की तैयारी चालू हुई। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था यूपीएससी का, पीएससी में मैं दे चुका था। तो मुझे लगा क्या पूछेंगे, कैसे रहेगा? तो मैं थोड़ा पहले से पहुँच गया, मूक वूक देने लगा, पर उससे मुझे समझ में आया कि आपको अपनी पर्सनैलिटी अगर जो आप हो वही रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँगा कि मेरा एक मित्र है, मैं उसके साथ ही इंटरव्यू की तैयारी करता था। तो अक्सर हम जो मॉक देने जाते थे उसमें उसके नंबर हमेशा मुझसे ज़्यादा आते थे। हर कोई कहता था ये बहुत अच्छा इंटरव्यू देते हैं, और जब फाइनल जो इंटरव्यू और फाइनल रिज़ल्ट आया, तो मैंने देखा उसके और मेरे नंबरों में 14 नंबर का डिफ़रेंस था। मतलब उनके मुझसे कम नंबर आए। जब हमने धीरे-धीरे जाना तो हमें समझ में आया कि उसने अपनी हॉबी में लिखा था कि मुझे रनिंग करना पसंद है, और जबकि उसका पेट निकला हुआ था। तो जब उसने बाद में बताया कि जब उन्होंने मुझसे रनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो मैंने यही कहा कि 1 साल से मैंने रनिंग नहीं की है, बाकी मैं कर रहा हूँ। तो हम लोगों को फिर धीरे समझ में आया कि शायद यूपीएससी ने इसीलिए नंबर नहीं दिए। उनको ये लगा होगा कि मतलब अगर ये इतना दौड़ा है, रनिंग इनकी हॉबी है, तो फिर ये कैसे? तो उससे मुझे एक चीज़ मिली कि आप जो हो वही बताएँ तो अच्छा रहता है। उससे आपको नंबर ज़्यादा मिल सकते हैं, और मुझे नंबर एवरेज मिले, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छे मिले, क्योंकि उसमें मुझे लगता है लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा था। बट थैंक्स कि मैं एसीपी दिल्ली के रूप में पदस्थ हुआ। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरा, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि रिज़ल्ट आता है, तो उसके बाद घर में एकदम खुशी का माहौल होता है। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो सबसे ज़्यादा दुखी मेरी बीवी थी, क्योंकि मैं उनके साथ रह रहा था, बढ़िया हम खुश थे। तो उन्हें लगा कि अब दूर चले जाएँगे, कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा? फैमिली भी मतलब खुश थी, लेकिन उनके मन में भी यही था कि अकेले कैसे मैनेज होगा, चीज़ें कैसे होंगी? 5 से 6 महीने लगे, लिटरली समझाया कि जो है वो बहुत अच्छा है, और उसमें फ्यूचर भी अच्छा है। अगर इस पूरी जर्नी के बारे में अगर क्रक्स में कहें कि क्या एक एस्पायरेंट को समझ में आएगा, या क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर मैं उस पे बात करूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे कई लोग जो तैयारी करते हैं, वो एकदम से समाज से कट जाते हैं। एकदम उन्हें लगता है कि अब मुझे सिर्फ़ 14 घंटे पढ़ना है, किसी से बात नहीं करनी है, पूरे डिस्ट्रैक्शन अलग रखने हैं। मुझे लगता है ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, और ये आपको कहीं न कहीं अगर जब भी आपके डाउन्स आएँगे तब आपको बहुत अकेला फ़ील करा देंगे, जो कि कोटा जैसी जगहों में सुसाइड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है इसमें इस फ़ेज़ में नहीं जाना चाहिए। जो आपके कुछ करीबी हैं, जो आपके मित्र हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 100 लोगों से बात करो। ऐसे 5 से 6 लोग जो बहुत आपको हमेशा पॉज़िटिव बनाए रखें और हमेशा सपोर्ट करें। जैसे मेरे मामले में मेरे दोस्त थे, वाइफ़ थी, भैया थे मेरे, तो इन्होंने मुझे बताया। तो उसी प्रकार से आप लोग भी कम से कम ऐसे 5-6 लोग कम से कम आपके होने चाहिए, जो जिनके साथ आप हमेशा इंटरैक्ट करते रहें। जो भी समस्या आई आप उन्हें बता सकें, उनसे भी सलाह ले सकें, और चीज़ों में आगे बढ़ सकें। दूसरा मुझे लगता है कि नो डाउट हर कोई सफल होने के लिए ही बना है, और सफल होना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि सफलता के पैमाने सिर्फ़ यूपीएससी तो नहीं है। और भी आप जीवन में कोई बिज़नेस करता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, कोई भी कुछ भी करता है, तो वो सब सफल ही हैं। तो हमेशा प्लान भी होना चाहिए। आप कोई तैयारी कर रहे हैं, शुरू के 1 से 2 साल आप पूरी तरीके से डेडिकेट हो, लेकिन अगर कमी हो रही है, तो एक ना एक प्लान भी आपका होना चाहिए, ताकि एकदम से लाइफ ब्लैंक ना हो जाए जब आपका सिलेक्शन हो। मुझे अच्छे से याद है कि जब ये रिज़ल्ट आया, तो एक ग्रुप था जिसमें इंटरव्यू के लोग जुड़े हुए थे। उसमें 4-5 लोगों ने अपनी स्टोरी डाली कि मेरे 6 अटेम्प्ट खत्म हो गए,
10 साल की ज़िंदगी ख़त्म, अब क्या करूँ, अब कुछ करने के लिए नहीं बचा। तो मुझे लगता है कि ऐसी सैड स्टोरी से बचने के लिए आपको पहले से ही प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी नॉलेज, सिर्फ़ अकेले नॉलेज से यूपीएससी नहीं निकलता, उसमें लक की भी वो रहती है वैल्यू। और कई बार आप जिस तरीके से बताना चाह रहे हैं, शायद सामने वाला उस तरीके से नहीं समझ पा रहा, तो गलती किसी की नहीं है, लेकिन अगर बैरियर है तो हो सकता है उसमें नंबर हैम्पर करें और आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो उसके लिए निराश नहीं होना है, कुछ ना कुछ प्लान भी आपका रहे, तो शायद आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा, मुझे लगता है कई लोगों को लगता है सिर्फ़ कोचिंग से ही होता है। मैंने सेल्फ स्टडी की है, मैं किसी कोचिंग में नहीं गया। हाँ, मेंस के दौरान मैं 1 महीना मैंने इसको दिया है, दिल्ली में गया और थोड़ा बहुत नोट्स के लिए, एक शॉर्ट टेन्योर के लिए आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप वहीं करोगे तैयारी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार आपके जो फाइनेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, वो आपको रोकते हैं। तो कई लोग सोचते हैं ना कि अरे दिल्ली नहीं गए, कैसे तैयारी होगी? तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। अगर आप आजकल तो मटेरियल पूरा ऑनलाइन है, विभिन्न प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म हैं, आपको दे रहे हैं, कोर्स भी हैं। तो अगर आप में जज़्बा है, तो आप कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, तो भाई 3-4 महीने के लिए आप दिल्ली रहिए। एक पैटर्न सीख जाइए कि कैसे तैयारी होती है, या फिर एक डेडिकेशन बन जाता है वहाँ एक जैसे लोगों से मिलके। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, घर पे पढ़ सकते हैं, अपनी जॉब के समय पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई में स्ट्रेन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस आपका डेडिकेशन हो कि आपको करना है। बहाने तो हर कोई बना सकता है, कोई भी बना सकता है, पर आपका फ़ोकस होना चाहिए कि आपको निकालना है। एक और मुझे लगता है कि बात कही जा सकती है कि यूपीएससी में ये ज़रूरी नहीं है कि क्या पढ़ना है, यूपीएससी में ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की सिर्फ़ एक बुक, कई लोग ऐसा करते हैं कि नोट्स भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ में बुक भी पढ़ रहे हैं, ये मतलब आपको बिखराव ही देगा। इसीलिए आप कुछ सब्जेक्ट जो बहुत वीक है, जैसे किसी की इकोनॉमिक्स वीक है, तो वो इकोनॉमिक्स में एक अलग से ऑथर पढ़ ले, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप हर चीज़ में सेम कर रहे हैं, तो आप खुद को बिखराव की स्थिति में ला रहे हैं। तो उससे अच्छा कम पढ़ें, सटीक पढ़ें, तो मुझे लगता है कि आप पेपर निकाल पाएँगे। इसके अलावा कई लोग सोचते हैं कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पर्सनल और प्रोफेशनल में बड़ा बैरियर सा लगता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आपके पर्सनल और आपकी तैयारी दोनों साथ-साथ चल सकती है, बस दोनों में थोड़ा-सा बैलेंसिंग हो कि नो डाउट तैयारी को समय देना है, लेकिन बीच-बीच में अगर पर्सनल टच भी करते हैं, तो ये आपको सहयोग ही देता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना है, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। पर्सनल भी चीज़ें चलती रहें, ताकि जब आप तैयारी के बाद निकलते हैं, तो आपको एकदम से ऐसा ना लगे कि अब कहाँ आ गए, क्योंकि आप पूरी दुनिया में हर चीज़ से कट चुके हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ों से जुड़े रहें, तो मतलब ज़्यादा बेहतर मतलब व्यक्ति बन के निकलते हैं, जैसे हम बोलते हैं। तो मेरा यही इनपुट था आप लोगों के लिए कि आप इन इनपुट को साथ लेके पढ़ें, और यही शुभकामनाएँ हैं आप सभी जो भी आगे पेपर देने वाले हैं, उन सभी को। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की।
मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा।